नमस्कार। जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में कृषि के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं है, कृषि के लिए खेती होना संभव है नहीं है, और लोग कहते हैं कि यहाँ जानवर हैं, जानवरों से नुकसान होता है, या वो कहते हैं कि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति उसके समकक्ष नहीं है। तो ऐसी मिथ को काटते हुए पौड़ी गढ़वाल के सतपुली से डब्बू सिंह जी आज हमारे बीच में है। डब्बू सिंह जी यहाँ लगभग 150 से 200 किसानों को कृषि के लिए शिक्षा दे चुके, किसी के लिए बता चुके हैं कि कैसे कृषि और किस तरीके से होती है। इन्होंने एक समूह बना रखा है, ये कृषकों को नियत तरीके से बताते रहते हैं कि कैसे कृषि हो सकती है, किस तरीके से, क्या जलवायु में, क्या संसाधन से कैसे कृषि हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे डब्बू सिंह जी से। नमस्कार डब्बू सिंह जी। नमस्कार सर। डब्बू सिंह जी, प्रथम आप बताएं कि जैसे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं कृषि के लिए, तो आपने कैसे लोगों को प्रेरित किया कृषि के लिए, और क्या-क्या चीजों के लिए प्रेरित किया? यहाँ पे क्या-क्या चीज ऐसी हैं जो यहाँ के लिए, इस यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति के लिए बहुत सही रहती? देखिए पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो ग्रुप बनाया हमारे सारे मित्रों ने मिल करके, उसमें हमने सबसे पहले उन कृषकों को लिया है जो किसान पहले से ही कृषि का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक कार्यक्रम बनाया जिसे हमने नाम दिया मिशन कृषि, और ये मिशन कृषि हमारे पिछले 6 महीने से चल रहा है। इससे पहले से भी हमने कृषि के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे साथ करीब 100 और 150 किसान जुड़ चुके हैं, जो अलग-अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2 प्रकार के इस समय किसान हैं। एक वो किसान जो पुराना है और पारंपरिक खेती करता है, और एक वो किसान जो नया है और आधुनिक खेती करना चाहता है। तो हमने इन दोनों किसानों को लेकर के अपने साथ जोड़ा है, और हम जो लोग हैं हम इनके लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं कि एक किसान से दूसरे किसान की सहायता के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ 150 किसान अभी तक जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा मोटो है कि मिशन कृषि के तहत हर व्यक्ति को कृषि से जोड़ा जाए, और कृषि से क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है, वो सारी चीजें हम करते हैं। जो कृषि मिशन बताया आपने, ये कृषि मिशन आपने जब शुरू करने की कोशिश करी, ये कैसे दिमाग में आया कि कृषि मिशन हम शुरू करें? देखिए ये एक हमारा सभी दोस्तों का मिलकर के एक प्लान था कि हम उत्तराखंड में पलायन को रोकें, तो सबसे पहले किस चीज पे फोकस किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड से पलायन होने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो कृषि है। लोगों ने कहा कृषि में मतलब खेतों में हम अगर कुछ बोते हैं तो जानवर खा जाते हैं, नुकसान हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमका हो जाता है, बहुत सारी बात हुई। तो हमने कहा क्यों ना हम सबसे पहले जो धरातल का मुद्दा है जिससे पलायन हो रहा है उसी चीज को पकड़ते हैं। तो हमने उसे नाम दिया मिशन कृषि, कि मिशन कृषि के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि कृषि के तहत हमारे पास जो किसान जुड़े, वो सबसे पहले पुराने किसान जुड़े, क्योंकि वही धरातल में काम कर रहे थे और वो बुजुर्ग थे, वो कहीं नहीं जा सकते थे। इसलिए हमने उनको साथ लेकर के उनसे विचार विमर्श किया कि हम क्या कर सकते हैं लोगों को जोड़ने के लिए और कृषि के लिए तैयार करने के लिए। उसके बाद हमने खोज की कि ऐसे युवा जो बाहर से रोजगार छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं और कृषि का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी चीज का प्रशिक्षण नहीं है, अनुभव नहीं है कृषि का। तो हमने क्या किया कि पुराने किसान और नए किसानों को लेकर के एक मिशन कृषि तैयार किया, और अब हम क्या करते हैं कि पुराने किसानों का अनुभव नए किसानों को देते हैं, और नए किसान किस प्रकार से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं इसका ज्ञान हम पुराने किसानों को देते हैं कि वो आधुनिकता की ओर बढ़े और अपनी कृषि को व्यावसायीकरण में तब्दील करें। तो हमने कृषि को मिशन कृषि के तहत व्यावसायीकरण की ओर हमारा फोकस है कि व्यक्ति अगर कोई जुड़ता है तो वो कृषि को कृषि ना समझे, उसको व्यवसाय समझे। जैसे आपने वैश्वीकरण में कहा कि कृषि को वैश्वीकरण समझे, लेकिन जो यहाँ की जो स्थिति है, जैसे मैंने कोई उत्पादन किया तो देखने में आता है कि उत्पादन के टाइम पे जो उनको मूल्य मिलना चाहिए वो प्रॉपर मूल्य नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी आपने कोई प्रयास किया कि उनको जो उत्पाद जो उनके पैदा हो रहे हैं, उस उत्पाद को सही उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए कहीं पे कोई आपने ऐसे प्रयास किए कि उनको उनके करे हुए कार्य का उचित मूल्य मिल सके?
जी, बिल्कुल, यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमने मिशन कृषि के तहत सबसे पहले जो काम किया, उसमें हमने मशरूम का काम किया और मशरूम के काम में हमने अपने साथ करीब 100 लोगों को जोड़ा है और हमने उनको वादा किया है कि आप कितना भी मशरूम उगाइए, यदि आपके मार्केट में नहीं बिकता है, तो आप हमें दीजिए, हम आपसे खरीदेंगे और हम उसको आगे बेचेंगे। तो अभी तक जितना भी हमने लोगों को मशरूम से जोड़ करके उनका प्रशिक्षण दिया है और इवन मैं आपको बता दूं कि 100 लोगों ने बहुत अच्छी कमाई की है और वो हमारे पास तक नहीं आ पाए हैं क्योंकि मशरूम जो हुआ वो उनके ही मार्केट में बिक गया है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कृषि का कि लोगों ने यहाँ पर लहसुन की खेती कर रखी है, अदरक, हल्दी की खेती करते हैं, फल जो सब्जी वगैरह है इसकी खेती करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो बाजारों में दुकानदार हैं, जो सब्जियां बाहर से मंगाते हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप अगर जो सब्जी बाहर से मंगा रहे हो हम यहाँ से आपको सब्जी प्रोवाइड कराएंगे। नजीबाबाद से जो सब्जी आती है वो इस रेट पे आती है, आपको इतना पड़ता है, हम आपको इतने रेट में सस्ते में भी दे देंगे। तो हमने बहुत सारे सब्जी वालों से भी बात करके उनकी चीजें बिकाई हैं किसानों की। और अभी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कम से कम 4-5 कुंटल जो है लहसन पड़ा हुआ है और जो हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं और 3-4 हमारे किसान इससे जुड़े हुए हैं। तो हम ये विपणन का काम भी करते हैं और मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। इसमें हमारा ध्येय ये होता है कि किसान और जो खरीदने वाला है, क्रय करने वाला है, उसके बीच में सामंजस्य बैठा है और उन दोनों को आपस में बैठा करके उनकी बिक्री करवा दे। ये हमारा मोटो होता जैसे अभी जानवरों की बात आई ना, आपने कहा कि जानवर हैं, जानवरों से बड़ा नुकसान होता है। तो इसमें कुछ ऐसे आपके पास टिप्स हैं कि जानवरों से नुकसान ना हो या कुछ ऐसा उत्पाद पैदा करे जो जानवर नुकसान नहीं करते? है। देखिए, जानवरों का एक ही कारण है। वैसे कहते हैं पहले पहले भी जानवर थे, आज भी जानवर हैं। आप देख रहे होंगे हर जगह जानवर ही जानवर हैं। फर्क इतना आता था कि पहले जो खेती होती थी वो सामूहिक रूप से होती थी और पूरा गांव खेती करता था। तो जानवर जब पूरा गांव खेती करेगा तो जानवर कितना खाएगा? कम ही खाएगा। लेकिन आज आदमी स्वार्थी हो गया है। वो सिर्फ सिर्फ अपने तक सीमित है और अपनी खेती तक सीमित है। अगर किसी गांव में 4 या 6 लोगों ने खेती कर रखी है और कोई जानवर अगर एक ही खेत में जा करके उसकी खेत को बर्बाद करता है तो दूसरा देखता रहता है कि वो उसका खेत बर्बाद कर रहा है, मेरा खेत तो हो नहीं रहा है। तो वो स्वार्थी हो गया है। इस कारण से लोग एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं। तो जानवरों का जो ध्येय वो हो गया ध्येय कि हाँ भाई नुकसान करते रहो और खाते रहो। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जानवरों को अगर दूर भगाना है या जानवरों को दूर रखना है तो उसके सबसे आसान और इजी तरीका है कि आपके पास कद्दू, तोरी, चचिंडा, ककड़ी, लौकी इन चीज के बीज होते हैं और आप बरसात से पहले इन बीजों को जंगलों में फेंक के आ जाइए। अगर आप एक बार इन बीजों को फेंक करके आ जाएंगे तो आने वाली पैदावार जो सब होगी वो वहीं होगी जंगल में। तो जब सारे जानवर को चाहे बंदर हो, चाहे आपका काकड़ हो, हिरन हो, कुछ भी हो, उस सुअर हो, उसको जब खाने के लिए ककड़ी, तोरी, करेला, भिंडी, कद्दू, लौकी ये सब जंगल में मिल जाएगा तो आपका तो खेत सीधी सी बात है बचा हुआ है। आपका कितना नुकसान होगा अगर बीज आप फेंकोगे? ज्यादा से ज्यादा आपका 50 रुपए का 100 रुपए का बीज लगेगा अलग अलग प्रकार के। 100 रुपए के बीज लिए आइए और जंगल में फेंक के आ जाइए। जंगलों में तो वैसे ही पैदावार अपने आप हो जाएगी। तो हमारा यही कहना है कि आप जब अपने खेतों में किसी भी सब्जी फल वगैरह को उगाते हैं तो उससे पहले आप जंगलों में इन बीजों को फेंक करके आ जाइए और उससे जो पैदावार होगी जंगल में जानवर उसी को खाएंगे तो आपके पास आएंगे नहीं। तो ये हमारा मोटो है कि हम इस प्रकार से लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा डबल सिंह जी, जैसे ये रोजमेरी का एक पौधा होता है, जी जी आंवला हो गया, जी इनको जानवर कतई नुकसान नहीं करते। जी जी और जी दूसरी चीज, भारत सरकार द्वारा एक सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की गई है जिसमें 80% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। उस सोलर बिल्कुल बिल्कुल। फेंसिंग में अगर आप करते हैं तो जानवर उसमें आना संभव ही नहीं है। तो क्या नहीं, ये चीजें यहाँ इम्प्लीमेंट हुई, नहीं हुई, या लोगों को पता है या नहीं है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जानवर इतना शातिर होता है कि आप सोलर इम्प्लीमेंट की तारबाड़ कीजिए या आप खुद तारबाड़ करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज कर दीजिए। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आपने रोजमेरी की बात की, ये जो सघन पौधे होते हैं जैसे रोजमेरी हो गया, कैमोमिल हो गया, स्टेविया हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आयुर्वेदिक में काम आते हैं और जी जी। इसकी खेती अगर कोई करना चाहे तो आराम से कर सकता है। इसको कोई जानवर नहीं खाता। जैसे लेमन ग्रास को नहीं खाता है, ये हाँ सारी हाँ। चीजें नहीं। आपका लहसन हो गया, आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये चीजें जानवर नहीं खाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इनका यूज हाँ, हम खेती कर सकते हैं। लेकिन जी। जैसे आपने कहा कि फेशिंग करना हाँ, ही एक माध्यम नहीं है।
अगर आप फेसिंग करोगे तो कितने बड़े एरिया में फेसिंग कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में मेरी जेहन में अभी तक कोई सौर ऊर्जा की ऐसी फेसिंग नहीं हुई है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा फेसिंग करवाई गई हो, या किसी व्यक्ति को जानकारी होगी कि उसने फेसिंग करवा रखी है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर करी हुई है तो सिंपल और सीधी सी फेसिंग होती है तार बाड़ की, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। वो भी तब जब ग्राम प्रधान बैठक करेगा, उस बैठक में प्रस्ताव पारित होगा। वो प्रस्ताव जब कहाँ जाएगा, डीएम साहब के पास या कृषि अधिकारी के पास जाएगा, वो मौका मुआयना करेंगे, उसके बाद आकर के वो उसमें फेसिंग करेंगे, वो भी विदाउट इलेक्ट्रिक वाली या विदाउट सोलर प्लांट वाली।